Good morning, student. Today I will discuss a new topic of the second chapter. This topic is meaning and types of unemployment. First of all, what is unemployment? Unemployment is that situation in which a person is willing to work. He is able to work. He is ready to work at the present salary, but job is not available. So he remain unemployed. Okay. Unemployment is that situation in which a person is willing to work. He is able to work. He is ready to work at the present wages, at the present salary, but job is not available. So he remain unemployed. It is said to be unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कई पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जॉब करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, जॉब करना चाहता है. सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो MBA कर चुका है या MCA कर चुका है या मास कॉम कर चुका है या MBBS कर चुका है या MTech कर चुका है. ठीक है, अब वो जॉब करना चाहता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है. नाउ ही इज़ विलिंग टू वर्क, अब वो जॉब करना चाहता है. फर्स्ट पॉइंट. ही इज़ आल्सो एबल टू वर्क, वो काम करने के लायक भी है, वो हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, कंप्यूटर नॉलेज है, सब्जेक्ट कमांड है. इट मीन्स ही इज़ एबल टू वर्क, वो काम करने के लायक भी है. ओके. ही इज़ आल्सो रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी. एक कंपनी जो सैलरी दे रही है, सपोज 45,000 रुपीज़ पर मंथ एक कंपनी सैलरी दे रही है, इस सैलरी पर वो काम करने को तैयार है. ही इज़ रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी. वो पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि अगर 45 क्या 40,000 दोगे तभी मैं काम करने को तैयार हूँ. ओके. लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है. तो अब वो इंसान जब जॉब अवेलेबल नहीं है, इस वक्त जो सैलरी दी जा रही है, सपोज अगर BTech या कोई MTech करा हुआ है, उसको 45,000, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो भी एज ए इंजीनियर काम करना चाहता है MNC के अंदर, है ना, तो वो भी काम करने के लायक है, वो भी काम करना चाहता है ना. और जो सैलरी दे रहे हैं और इंजीनियर्स को, वो उस सैलरी पर काम करने को तैयार है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी के अंदर वैकेंसी फिल हो गई, अब कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो उसके लिए इस वक्त जॉब अवेलेबल नहीं है MNC के अंदर, तो वो इंसान अनएम्प्लॉय कराएगा. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो कंडीशंस है क्या है? पहली कंडीशन क्या है? ही इज़ विलिंग टू वर्क. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है ना, MBA, मास कॉम, MSW, MDA कर चुका है, MBBS कर चुका है या MTech कर चुका है. नाउ ही इज़ विलिंग टू वर्क, अब वो जॉब करना चाहता है. ही वांट टू डू जॉब, वो जॉब करना चाहता है. फर्स्ट पॉइंट. ही इज़ एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी है, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो वो जॉब करने के लायक भी है. ही इज़ एबल टू वर्क. ओके. और जो सैलरी दी जा रही है एट प्रेजेंट, जो और लोगों को सैलरी दे रहे हैं, उसी सैलरी पर वो काम करने को तैयार भी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी फुल हो चुकी हैं, अब कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो उस इंसान को जॉब नहीं मिल पा रही, वैकेंसी ना होने की वजह से, जॉब ना होने की वजह से. तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉय कहलाएगा. क्लियर? तो ये हुए मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट भी के अंदर भी यही कंडीशन है, बस थोड़ी सी कंडीशन लास्ट वाली अलग हो जाएगी.
अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच ऑल दोज पर्सन्स who are willing to work, who are able to work, who are ready to work at the present salary. If all these persons get the job, it is called full employment. Okay? Full employment एक वो सिचुएशन है जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, जो MBBS कर चुके हैं, MD कर चुके हैं, मास कॉम MSW कर चुके हैं, वो सारे लोग जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, वो जॉब करना चाहते हैं। दे आर आल्सो एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी हैं क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है। ओके, और जो प्रेजेंट सैलरी दी जा रही है अदर्स एम्प्लॉइज को, उस प्रेजेंट सैलरी पर वो लोग जॉब करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं। अगर इन सब लोगों को जॉब मिल जाती है, इफ ऑल दिस पीपल गेट द जॉब, इट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इन सब लोगों को जॉब मिल जाती है तो कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहां पर वो सब लोग, जैसे एक कंट्री के अंदर सपोज 20,000 लोग ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं और 20,000 लोग जॉब करने के लायक भी हैं, और जो प्रेजेंट सैलरी दी जा रही है अदर एम्प्लॉइज को, इस प्रेजेंट सैलरी पर ये 20,000 जॉब करने के लिए ये लोग तैयार हैं। अगर इन सब 20,000 लोगों को अगर जॉब मिल जाती है तो क्या कहलाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग जो हैं वो विलिंग टू वर्क है, अगर सपोज एक कंट्री के अंदर सपोज 1 करोड़ लोग विलिंग टू वर्क हैं या 2 करोड़ लोग विलिंग टू वर्क हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग जो हैं वो जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क हैं, काम करने के लायक हैं, जितने भी लोग एबल टू वर्क, ओके, जो जितने भी लोग प्रेजेंट सैलरी पर काम करने को तैयार हैं, अगर इन सारे लोगों को कंट्री के अंदर इन सारे लोगों को अगर जॉब मिल जाती है तो उसे कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच ऑल दोज पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क, हु आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, इफ ऑल दीज पर्सन्स गेट द जॉब, इट इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट में और अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहां पर कोई जॉब करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, जॉब करने के लायक है, एबल टू वर्क, प्रेजेंट सैलरी पर जॉब करने को तैयार है, रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल, लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब उसको नहीं मिलती है, तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉय। और फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वो सब लोग जो जॉब करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, जॉब करने के लायक हैं, एबल टू वर्क, प्रेजेंट सैलरी पर जॉब करने को तैयार हैं, रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, अगर इन सब लोगों को जॉब मिल जाती है, ऑल दिस पीपल गेट द जॉब, इन सब लोगों को अगर जॉब मिल जाती है तो क्या आएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, रेडी टू वर्क हैं, इन सबको जॉब मिल जाती है, इन सबको जॉब मिल जाती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट, और इन सबको जॉब नहीं मिलती है तो अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिफरेंस हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में और फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी काइंड्स हैं। कुछ काइंड्स आपके कोर्स में हैं, जो काइंड्स आपके कोर्स में हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट is related with agriculture sector. In agriculture sector,
the actual number of workers are more than required number of workers. These extra workers are known as surplus labor. These extra workers do not contribute in the agriculture sector. That's why these extra workers leave the work, leave the job, and they become unemployed. It is said to be disguised unemployment. Disguised unemployment एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होता है ज़्यादातर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। जो ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा वर्कर या फिर सरप्लस लेबर। वो जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं वो प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जब वो प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और उनको फ्री की सैलरी दी जा रही है तो उन एक्स्ट्रा वर्कर को फिर जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जब वो एक्स्ट्रा वर्कर जॉब से निकल जाते हैं तो वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कोई एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक कोई पर्टिकुलर फील्ड है, उस फील्ड पर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 50 वर्कर्स इस पर प्लफिंग का काम कर रहे हैं, इरिगेशन का काम कर रहे हैं। तो 50 वर्कर जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। 50 वर्कर, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 50 हैं और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 30। इस फील्ड पर जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 30 है। 30 वर्कर्स सफिशिएंट हैं प्लफिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए या फिर जो फसल काटने के लिए 30 वर्कर सफिशिएंट हैं। लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 50 वर्कर काम कर रहे हैं। इसका मतलब 20 वर्कर एक्स्ट्रा हैं इसमें। ये 20 वर्कर जो एक्स्ट्रा हैं वो कहलाते हैं सरप्लस लेबर। ये एक्स्ट्रा जो वर्कर हैं 20 वर्कर ये प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसलिए इन एक्स्ट्रा वर्कर को निकाल दिया जाता है। और ये एक्स्ट्रा वर्कर 20 वर्कर को जब निकाल दिया जाता है तो ये अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। जब ये अनएम्प्लॉय हो जाते हैं उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में अगर 50 वर्कर काम कर रहे हैं, ये कहलाएंगे एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर। लेकिन उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में या उस पर्टिकुलर फील्ड में जो वर्कर की रिक्वायरमेंट है वो 30 वर्कर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 50 काम कर रहे हैं। 20 वर्कर उसमें एक्स्ट्रा हैं। जो 20 वर्कर एक्स्ट्रा हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उन 20 वर्कर को निकाल दिया जाता है जॉब से। तो ये 20 वर्कर फिर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, जॉब से निकलने के बाद अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होता है ये, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हो सकता है। क्लियर? तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in which actual number of workers are more than required number of workers. These extra workers are known as surplus labor. These extra workers do not contribute in the agriculture sector. So these extra workers leave the job and they become unemployed. Such type of unemployment is said to be disguised unemployment. Is okay? Next one, frictional unemployment. Frictional unemployment is a temporary unemployment. Frictional unemployment is that kind of unemployment in which a person remain unemployed for 2 months, for 3 months, for 5 months, for the short period of time.
Okay, suppose a person is doing job in any company and due to any reason he leave the job. After 3 months he get new job in another company, but 3 months he remain unemployed. In these 3 months in which he is searching the new job, these 3 months he remain unemployed. It is said to be frictional unemployment. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है ए, इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है मोहन, वो जॉब कर रहे हैं, इस वक्त वो एम्प्लॉय हैं क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। किसी रीज़न से उनको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। जब वो जॉब से निकल गए तो अब वो जो अदर कंपनीज में जॉब सर्च करेंगे, अदर कंपनी में जॉब तलाश करेंगे। ठीक है, कंपनी ए से सपोज उनको 1 जनवरी से निकाला। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे कंपनी ए के अंदर, उस कंपनी ए के अंदर उनको 1 जनवरी में जॉब से निकाल दिया, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से उनको निकाल दिया। अब 1 जनवरी में वो जो है वो अनएम्प्लॉय हो गए क्योंकि कंपनी ए से उनको निकाल दिया गया। अब 1 जनवरी से वो अनएम्प्लॉय हैं। अब वो नेक्स्ट जो है कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं। सपोज 1 मार्च में उनको कंपनी बी में जॉब मिल जाती है। ठीक है, 1 मार्च में उनको कंपनी बी में जॉब मिल गई, लेकिन वो जनवरी और फरवरी इन 2 महीने वो क्या रहे, अनएम्प्लॉय रहे। इन 2 महीने में वो नई जगह जॉब तलाश कर रहे थे। जब कंपनी ए से वो 1 जनवरी में निकल गए, मोहन कंपनी ए से 1 जनवरी में निकल गए, तो वो अब दूसरी जगह जॉब तलाश कर रहे थे। जनवरी और फरवरी 2 महीने वो जॉब तलाश करते रहे। मार्च में उनको कंपनी बी में जॉब मिल गई, लेकिन जनवरी और फरवरी में वो 2 महीने वो अनएम्प्लॉय रहे, है ना। ये शॉर्ट टर्म 2 महीने वो अनएम्प्लॉय रहे, है ना, उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 2 महीने या 3 महीने जो है वो अनएम्प्लॉय रहता है, क्योंकि वो उन 2 महीने में दूसरी जगह जॉब तलाश कर रहा है। जब उसको दूसरी जगह जॉब मिल जाती है तो वो नेक्स्ट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जिन 2 महीने और 3 महीने में वो जॉब तलाश करता है, और जॉब तलाश करने में जो 2-3 महीने उसको लग गए, उन 2-3 महीने तक वो अनएम्प्लॉय रहा, ठीक है, वो तो उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो 2 या 3 या 4 या 5 महीने के लिए होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी से निकाल दिया जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, और उस कंपनी से निकलने के बाद वो पर्सन दूसरी कंपनी में जॉब तलाश करता है, और उसको 2 या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है। लेकिन जो 2-3 महीने वो खाली रहा और 2-3 महीने में वो जॉब तलाश करता रहा, 2-3 महीने तक वो अनएम्प्लॉय रहा, उस 2-3 महीने में जब वो अनएम्प्लॉय रहा तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक है इसके अंदर आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट is that type of unemployment in which a person become unemployed during the off season. It is known as seasonal unemployment. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉय हो जाता है। जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो जैकेट और स्वेटर बनाती है। अब जैकेट और स्वेटर का जो प्रोडक्शन है वो उस कंपनी के अंदर नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है बस। तो
तो उस पर्टिकुलर कंपनी जो जैकेट और स्वेटर बनाती है वो नवंबर से जैकेट और स्वेटर का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, फिर सप्लाई करती है मार्केट में, और नवंबर से अप्रैल तक वो जैकेट और स्वेटर बनाती है और मार्केट में सप्लाई करती है। उसके बाद फिर समर सीजन आ जाता है ना, तो फिर वो जैकेट और स्वेटर बनाना छोड़ देती है अप्रैल के बाद। तो जो एम्प्लॉइज इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे होंगे वो लोग नवंबर से अप्रैल तक काम करेंगे। जब विंटर सीजन है तो नवंबर से लेकर मार्च तक या अप्रैल तक वो काम करेंगे विंटर सीजन में, जैकेट और स्वेटर बनाएंगे। जैसे विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा, विंटर सीजन ऑफ हो जाएगा, फिर वो कंपनी जैकेट और स्वेटर बनाना छोड़ देगी। मई और जून में विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा तो वो कंपनी जैकेट और स्वेटर बनाना छोड़ देगी। तो जो लोग उस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो लोग भी फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या हो जाएंगे, फिर वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे वो भी, क्योंकि सीजन ऑफ हो गया तो अब प्रोडक्शन बंद हो गया। तो अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वर्कर की क्या ज़रूरत है, फिर वर्कर को मना कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि आप नेक्स्ट सीजन में लौट के वापस आइएगा। फिर वर्कर जो है वो वेट करते रहते हैं जब तब नेक्स्ट सीजन आएगा तब हम काम करेंगे उस कंपनी में वापस जाकर, और 5-6 महीने वो वर्कर अनएम्प्लॉय रहते हैं, और जब नेक्स्ट सीजन आता है तब फिर दोबारा से उसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं। कोई नई कंपनी में नहीं, उसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो 5-6 महीने ऑफ सीजन में जब वो अनएम्प्लॉय रहे उसे कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई जो पर्टिकुलर वर्कर्स हैं, है ना, वो सपोज 8 महीने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाने में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो प्लफिंग की, हल चलाया, उसके बाद फिर बीज बोया, फिर इरिगेशन यानी पानी दिया फील्ड पर, फिर उसके बाद फसल बड़ी हुई, फिर उस फसल को काटा। इसमें पूरा 8 महीने सपोज लग गए। तो 8 महीने तक वो वर्कर उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते रहे। जब फसल कट गई 8 महीने बाद, अब सीजन ऑफ हो गया, अब 8 महीने के बाद वो अब खाली बैठे हैं क्योंकि सीजन ऑफ हो गया। अब अगले साल जब दोबारा सीजन आएगा 4 महीने बाद, फिर वो क्या करेंगे, वो फिर दोबारा से वही फसल उगाएंगे उसी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो 8 महीने काम किया। एक साल के अंदर 8 महीने उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में एग्रीकल्चर में काम किया। 8 महीने के अंदर वो फसल काट दी, 8 महीने तक काम करते रहे, तो 8 महीने तक वो एम्प्लॉय रहे। फिर 4 महीने जब सीजन ऑफ हो गया तो वो खाली रहे, अनएम्प्लॉय रहे। 4 महीने जो खाली रहे, अनएम्प्लॉय रहे, ऑफ सीजन में वो खाली रहे, उसे कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, लेकिन ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मल्टीपल क्रॉप सिस्टम आ गया है। यानी एक साल में 3 या 4 क्रॉप्स आप उगाते हैं। अब मल्टीपल क्रॉप सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक साल के अंदर एक ही फील्ड पर आप 3 या 4 या 2 क्रॉप्स उगाते हैं अलग अलग सीजन में। आजकल क्या होता है कि 7 महीने आपने एक फसल उगाई, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग 5 मंथ में दूसरी फसल उगा ली उसी फील्ड पर। अब पूरे साल आप बिजी रहे, तो अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। किसके अंदर? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि आप पूरे साल काम कर रहे हैं एक ही फील्ड के ऊपर। आप अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल उगा रहे हैं, पूरे साल बिजी हैं, पूरे साल काम कर रहे हैं। तो अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़त्म हो गया मल्टीपल क्रॉप सिस्टम की वजह से। लेकिन ऐसी कंपनीज जो सीजनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, सीजनल गुड्स जैसे जैकेट और स्वेटर बनाती हैं, अब वो जैकेट और स्वेटर जो है नवंबर से अप्रैल तक बनाती हैं। तो जो वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो नवंबर से अप्रैल तक जॉब करते रहेंगे। अप्रैल के बाद विंटर सीजन ख़त्म हो गया तो अब वो जॉब करने नहीं आएंगे, क्योंकि वो कंपनी जैकेट स्वेटर अप्रैल के बाद नहीं बनाएगी, सीज़न ऑफ हो गया। तो अब वो वर्कर ऑफ सीज़न में काम करने नहीं आएंगे, तो वो फिर ऑफ सीज़न में खाली रहेंगे, अनएम्प्लॉय रहेंगे, उसे कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब दोबारा से सीज़न आएगा फिर वो दोबारा से उसी कंपनी में नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे काम करने के लिए। ओके, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर? एक और अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
in which a person is willing to work, he is able to work, okay, but he is not ready to work at the present salary, he demand more salary, but company is not able to give high salary, that's why he cannot join the job and he remain unemployed. Such type of unemployment is said to be voluntary unemployment. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें एक इंसान जॉब करना चाहता है, वो क्या है, विलिंग टू वर्क, जॉब करना चाहता है। सपोज कोई एमटेक कर चुका है, तो अब एमटेक करने के बाद वो जॉब करना चाहता है, ही इज विलिंग टू वर्क, वो जॉब करना चाहता है। ही इज एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी है, इफिशिएंट है, स्किल है, एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, ही इज एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी है, बट ही इज नॉट रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी। अगर कंपनी 5000 पर मंथ सैलरी दे रही है, तो इस 5000 पर मंथ सैलरी पर वो एमटेक वाला पर्सन एज ए इंजीनियर उस कंपनी में जॉब करने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैंने एमटेक किया है, मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये 5000 सैलरी बहुत कम है, आप मुझे 40,000 सैलरी दें तब मैं काम करूँगा। उस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, कंपनी उस एमटेक वाले पर्सन को जॉब ऑफर कर रही है, और वो एमटेक वाला पर्सन जॉब करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी है, एबल टू वर्क, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन जो एमटेक कर हुआ है वो इस 5000 पर जॉब करने को तैयार नहीं है, वो हाई सैलरी 40,000 सैलरी की डिमांड कर रहा है, और कंपनी कहती है कि हम 40,000 नहीं दे सकते, इस वक्त जो है वो ये सिचुएशन है, हम नहीं दे सकते। तो वो पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि इतनी कम सैलरी पर 5,000 रुपये सैलरी पर मैं काम नहीं करूँगा, मुझे 40,000 सैलरी चाहिए, और कंपनी 40,000 सैलरी देने को तैयार नहीं है, और वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने एमटेक किया है वो 5,000 सैलरी पर काम करने को तैयार नहीं है, जॉब ज्वाइन करने को तैयार नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉय का अनएम्प्लॉय रहेगा, तो उसे कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके लिए जॉब अवेलेबल है, वो जॉब करना भी चाहता है, वो जॉब करने के लायक भी है, लेकिन कंपनी जितनी सैलरी ऑफर कर रही है वो उस 5,000 सैलरी पर, जितनी सैलरी वो कंपनी ऑफर कर रही है उस सैलरी पर वो पर्टिकुलर पर्सन काम करने को तैयार नहीं है। वो पर्टिकुलर पर्सन उससे हाई सैलरी की डिमांड कर रहा है, 40,000 की डिमांड कर रहा है। कंपनी कहती है कि नहीं, हम 5,000 देंगे, 40 नहीं देंगे, इसलिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने वो जॉब ज्वाइन नहीं की, क्योंकि सैलरी बहुत कम है, 5,000। जब उस इंसान ने वो जॉब ज्वाइन नहीं की है ना, तो वो इंसान अनएम्प्लॉय का अनएम्प्लॉय ही रहा। तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क, बट he is not ready to work at the present salary, he demand more salary, but company is not ready to give high salary, that's why this particular person do not join the job and he remain unemployed. Such type of unemployment is said to be voluntary unemployment. Clear? These are the types of unemployment: disguised unemployment, frictional unemployment, seasonal unemployment, voluntary unemployment. These are the type of unemployments. Okay. और भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं, लेकिन आपकी जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर सिर्फ यही टाइप्स दे रखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, इसलिए हमने सिर्फ यही टाइप डिस्कस किए हैं। ठीक है। एक और इसमें टॉपिक है इसी सेकंड चैप्टर के अंदर, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहली बात, ये फर्स्ट पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है।
अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इफ अ पर्सन इज हाईली क्वालिफाइड, if a person is highly qualified and experienced holder person, but his nature of job is not equivalent to his qualification, the nature of job is below his knowledge, is below his qualification, it is said to be, or it is known as underemployment. अंडर एक वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन वो इंसान जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो जो उसका नेचर ऑफ जॉब जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन को मैच नहीं कर रहा। जो नेचर ऑफ जॉब है वो उसकी क्वालिफिकेशन से बहुत बिलो है, वो मजबूरन जॉब कर रहा है वो, क्योंकि उसे अच्छी जॉब कहीं नहीं मिल रही, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग्स उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, मजबूरन वो ऐसी जॉब कर रहा है जो उसकी क्वालिफिकेशन की बहुत बिलो है। तो उस सिचुएशन को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बीटेक और एमटेक कर चुका है। कोई पर्टिकुलर पर्सन बीटेक और एमटेक कर चुका है, अब वो एज ए इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज ए इंजीनियर सुटेबल है, लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर उसको एज ए इंजीनियर जॉब नहीं मिली। वो बहुत सारी कंपनीज़ में उसने अपना बायोडाटा दिया, बहुत सारी कंपनीज़ में उसने इंटरव्यू दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिली। हर कंपनी ने कहा कि हमारे पास वैकेंसी फुल है, मतलब कोई वैकेंसी खाली नहीं है, सब जॉब फुल है इसकी एट प्रेजेंट। अब वो जगह जगह अलग अलग कंपनीज में ट्राई कर रहा है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसको एज ए इंजीनियर जॉब नहीं मिल पा रही। जब वो बीटेक और एमटेक है तो वो चाहता है कि एज ए इंजीनियर वो किसी कंपनी में जॉब करे, लेकिन किसी कंपनी में उसको जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि वहाँ वैकेंसी नहीं है, वहाँ जॉब फुल है। अब किसी कंपनी के अंदर उसको एज ए पियोन जॉब मिल गई, एज ए पियोन। अब एज ए पियोन जो वो जॉब उसे मिल गई और वो ये सोच रहा है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से थोड़ा बहुत होना अच्छा है। वो सोचता है कि अब मैं खाली हूँ, मुझे एज ए इंजीनियर जॉब नहीं मिल रही है, इतनी जगह मैंने ट्राई कर लिया, इतने महीने हो गए करते करते ट्राई, हर कोई ये कहता है कि वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब फुल है, अब मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है एज ए इंजीनियर। अब एक जगह से ऑफ़र आया है, लेकिन एज ए पियोन ऑफ़र आया है उसको। अब मजबूरन वो बेचारा एज ए पियोन जॉब ज्वाइन कर लेता है। ये सोचकर ज्वाइन कर लेते हैं कि अब मैं एज ए पियोन कर लेता हूँ और कुछ मैं और जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ये छोड़ दूंगा, एज ए इंजीनियर काम करूँगा। लेकिन एट प्रेजेंट उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, एज ए इंजीनियर उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो मजबूरन बेचारा एज ए पियोन एक कंपनी में जॉब कर रहा है। जो एज ए पियोन जो वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, वो जॉब जो है उसकी क्वालिफिकेशन से काफ़ी बिलो है। वो बीटेक और एमटेक कर चुका है, वो हाईली क्वालिफाइड है, वो एज ए इंजीनियर जॉब करने के लायक है, लेकिन मजबूरन वो एज ए इंजीनियर जॉब ना मिलने की वजह से बेचारा एज ए पियोन वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो ये जो एज ए पियोन वो जॉब कर रहा है वो उसकी क्वालिफिकेशन के बिलो है। ये जो एज ए पियोन जो नेचर ऑफ जॉब है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी बहुत बिलो है उसके। तो इसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट।
ये एज ए पियोन जो वो जॉब कर रहा है कि ये जो नेचर ऑफ जॉब है एज ए पियोन, ये उसकी क्वालिफिकेशन को मैच नहीं कर रही। उसकी जो क्वालिफिकेशन है बीटेक और एमटेक, वो उसकी क्वालिफिकेशन से एज ए पियोन उसकी जॉब मैच नहीं कर रही। और एज ए पियोन उसकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो उसकी क्वालिफिकेशन के काफ़ी बिलो है। वो बेचारा मजबूरन वो एज ए पियोन जॉब कर रहा है, तो इसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? So under employment is that situation in which a person is doing job, but his nature of job is below his qualification. This type of employment is known as under employment. Okay? ये आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड another topic that is under employment. Okay, these topics are completed. Thank you.